हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने लेंस लॉ को समझा था, इसके साथ साथ हमने फैराडे लॉ को भी समझा था। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, अभी तक हमने मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये देखा था, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये जाना था। इसके साथ साथ हमने ये फैराडे और हेनरी का एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था। ठीक है, सारे के सारे इसके एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किए थे। फैराडे लॉ को डिस्कस किया था, ठीक है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। और इसके बाद हमने लेंस लॉ समझा, इसके कॉन्सेप्ट को देखा था। अब हम बात करते हैं लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हमारा अभी का जो टॉपिक है वो है लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अगर हम लेंस लॉ की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं लेंस लॉ में क्या होता है कि जब भी हम जो है किसी भी कॉइल के पास जो है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कराते, चाहे अगर आप मैग्नेट से करा रहे हो, किसी से भी करा रहे हो, तो सपोज जैसे कि मैग्नेट है, हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैग्नेट है, हम मैग्नेट से क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा रहे हैं। तो जो मैग्नेट है, ये चुंबक है, उसका अगर हम नॉर्थ पोल कॉइल के पास जो है रखते हैं तो क्या होता है, आप ये जानते हैं लेंस लॉ के अकॉर्डिंग, जिसके कारण जिस जिस कारण जो है किसी कॉइल में इलेक्ट्रिक फील्ड या ईएमएफ इंड्यूस होती है, ठीक है, प्रेरित होती है, तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो उसका विरोध करता है, जिसके कारण वो उत्पन्न हुई। जैसे इस केस में यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ पोल हमने रखा है और हम इस नॉर्थ पोल को जो है कॉइल के पास ले जा रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, जो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो बढ़ रही है, ठीक है, जिस कारण क्या हो रहा है, इस सर्किट में या इस कॉइल में क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे या इसके इस हिस्से में इस तरीके से जो है आपका करंट फ्लो करेगी ताकि वो नॉर्थ पोल को अपोज करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है और ये बढ़ रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये इसे अपोज करेगी। अपोज करना यानी कि ये यहाँ पे इस तरीके से पोल जनरेट होगा कि जो है ये मैग्नेट जो है वो रिपेल हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो करंट होगा या जो आपकी जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसकी दिशा विपरीत हो जाएगी, यानी ऑपोजिट होगी, या आप कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज होगी, जिससे क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट। इसी तरीके से अगर हम नॉर्थ पोल को दूर लेके जाते हैं तो क्या होता है, फील्ड लाइंस कम हो रही हैं, फील्ड लाइंस घटती जा रही हैं, इसका इफेक्ट घटता जा रहा है, तो क्या होगा, फिर कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट होगा वो चाहेगा कि फील्ड लाइन बढ़े, तो इसलिए क्या करेगा, वो इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अट्रैक्शन कैसे होगा, अगर यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो जाए, ठीक है, तो ये हमने लेंस लॉ में समझा था। अब जब हम बात करते हैं लेंस लॉ की, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये किसके बेस के ऊपर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, यानी जो एनर्जी है उसके कंजर्वेशन, जितनी एनर्जी लग रही है उसका पूरा कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका लेंस लॉ इसके बेस में होता है। नेक्स्ट है लेंस लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज टेंड टू अपोज द कॉज व्हिच प्रोड्यूस इट, यानी लेंस लॉ क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है, जो प्रेरित धारा है, वो हमेशा ये चाहती है कि वो उसका अपोज करे जिसके कारण वो उत्पन्न हो रही।
सो इन ऑर्डर टू डू वर्क, तो इसलिए कार्य करने के लिए, इस फोर्स के अगेंस्ट कार्य करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू डू वर्क अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स वी हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। दिस एक्स्ट्रा वर्क लीड्स टू पीरियोडिक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसके कारण क्या होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंजेस आते हैं, पीरियोडिक चेंजेस आते हैं, और इसके कारण जो है करंट जो है या धारा जो है आपकी जो कॉइल है उसमें इंड्यूस या प्रेरित होती। और ये जो कार्य होता है जो कि इसको अपोज करता है उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क होता है। तो ये जो कार्य है वो आपका ट्रांसफॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, जो कि आपको कॉइल के अंदर करंट की फॉर्म में दिखाई दे, ठीक है। Thus the extra effort is just transformed into electrical energy, which is law of conservation of energy. Next है motional electromotive force। अगर हम ईएमएफ की बात करें तो आप ये जानते हैं कि ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, किसी भी कॉइल में जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है, ठीक है, उसको बदला जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फाई होता है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके कारण ईएमएफ जो है डेवलप हो रहा है, और ये ईएमएफ किसके ऊपर फिर डिपेंड करेगा, पहला मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा आपका एंगल थीटा। यानी अगर आपको किसी भी कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस कराना है, आप या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, या आप एरिया वेक्टर चेंज करेंगे, या आप थीटा में चेंजेस लाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम एरिया वेक्टर को चेंज करके जो है ईएमएफ को इंड्यूस कराते हैं। आपको क्या करना है, इस केस में हम क्या करते हैं, एक कॉइल ले लेते हैं, एक कॉइल जो कि आपकी रेक्टेंगुलर शेप की है, यानी आयतकार आकार की। इसका एक भुजा या इसके एक जो सिरा है उसे हम मूवेबल बनाते हैं, यानी वो मूव करेगी, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस साइन से शो किया गया है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस साइन से शो किया गया है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पेपर के अंदर की तरफ पड़ रही है, मतलब नीचे की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, आपके पास एक मूवेबल हिस्सा है, उसे आप मूव करते हैं, एरिया को बढ़ाते घटाते हैं, जिस कारण क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो या करंट इंड्यूस हो। अब हम इसी को कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम इस एरिया को जो है, ये जो आपके पास ये इसके अगर हम एरिया को ले तो हमारे पास इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है, लंबाई जो है वो एल है, और इसकी ब्रेथ जो है एक्स, ठीक है। तो इस केस में अगर इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ जो है, लेंथ जो है आपकी एक्स है और ब्रेथ आई है, तो इस केस में जो फाई होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो होगा आपका बी ए, ठीक है, और परपेंडिकुलर इनवर्स है, ठीक है आपका। तो फिर हम कॉस जो है आपका 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो बी ए आ गया। अब बी ए, अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो ए है एरिया, तो एरिया कितना होगा आपका एल इंटू एक्स। इस केस में अगर जो है आपने जो ये पी क्यू है इसको इस पॉइंट पे रखा, और इसकी जो लेंथ है यानी आर क्यू की जो लेंथ है या लंबाई है, जिसकी ब्रेथ है वो अगर एक्स है, तो एरिया आपका एल एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है फाई इक्वल्स टू बी एल एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैराडे के सेकंड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडे के दूसरे नियम से आप क्या जानते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट। यानी अगर जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ जितना चेंज हो रहा है वो बराबर होता है जितना आपके वायर में ईएमएफ इंड्यूस हो, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो। तो इक्वल्स टू डी फाइव बाय डी टी माइनस डी फाइव बाय डी टी। अब आप जो है आप ये जानते हैं कि जो आपका फाई है, फाई कितना है आपका बी एल एक्स, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये हो गया E इक्वल्स टू माइनस डी बाय डी टी बी एल एक्स इक्वल्स टू माइनस डी बाय डी टी, आपका बी एल एक्स हो गया। अब ये हो जाएगा माइनस बी एल बाहर हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। और आप ये जानते हैं कि ये क्या है, आपका पी क्यू जो आर्म है वो मूवेबल है, ठीक है, एक आर्म क्या है, मूवेबल है, मूव कर सकता है, गति कर सकता है, आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया कि वेलोसिटी को शो कर रहा है, यानी वेग को। तो इक्वल्स टू माइनस, ये आप लिख सकते हैं प्लस डी एल वी। तो ये क्या आ गया आपका, इस केस में मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ, जहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी है, यानी इक्वल्स टू बी एल वी। अब इस केस में जो v है वो माइनस डी एक्स बाई डी टी है। द स्पीड ऑफ द कंडक्टर पी क्यू v इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाई डी टी एंड इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। वी आर एबल टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय मूविंग अ कंडक्टर। हम क्या कर सकते हैं, हम जो है ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं, कैसे, कंडक्टर को मूव करा, ठीक है, जो चालक है उसे मूव करा के, इंस्टेड ऑफ वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की बजाय अगर हम कंडक्टर को मूव कराएं तब भी हम जो है ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। दैट इज बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द सर्किट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एरिया वेक्टर को हम चेंज कर रहे हैं जिससे ईएमएफ इंड्यूस हो, ठीक है। फाई आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्या चेंज हो रहा है, एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर के चेंज होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है एनर्जी कंसंट्रेशन क्वांटिटेटिव स्टडी, ऊर्जा दृष्टि एक परिमाणात्मक अध्ययन, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, मोशनल ईएमएफ पढ़ा। अब हम इसकी एनर्जी कंसिडरेशन देख लेते हैं मोशनल ईएमएफ की। तो हम वैसे ही जैसे कि हमने पहले माना कि हमारे पास एक लूप है, ठीक है, एक लूप है जो कि आपकी आयतकार या रेक्टेंगुलर शेप की है। इसका एक जो हिस्सा है, एक पार्ट है पी क्यू, वो मूवेबल है, उसे आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं, जिससे आप इसका एरिया चेंज कर सकते हैं। इसकी जो शेप है वो आपकी रेक्टेंगुलर है, एस पी क्यू आर एस जो है ये क्या है, इसकी साइड है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ, ठीक है, पेपर के अंदर की तरफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी कंसिडरेशन देखेंगे। तो आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि जो आपका ये क्या है, आपका ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ई जो है, जैसे कि अभी हमने देखा मोशनल ईएमएफ के केस में ई बराबर बीएलवी होता है, ठीक है, बीएलवी हो। अब अगर हम, क्योंकि हम ये कॉइल ले रहे हैं, तो इस कॉइल के केस में या इस लूप के केस में जो है आप अगर जो है ओम्स लॉ लगाते हैं तो आपका आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर होता है। जो आर क्या है, इस वायर का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ई क्या है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और आई जो है वो करंट है यानी धारा। अब ई के जगह आप बीएलवी लिख लेंगे अपॉन आर, ठीक है, आई इक्वल्स टू बीएलवी अपॉन आर। अब हम फोर्स की बात करते हैं, बल की बात करते हैं, फोर्स। तो आप ये जानते हैं कि जो फोर्स होता है इस केस में वो आपका BLI होगा, ठीक है, बल क्या होगा
फोर्स यानी बल जो है वो BLI होगा। बी जो है आपका एज इट इज आप लिख लेंगे L, आई का मान रख देंगे BL V/R। तो F जो है वो हो जाएगा B² L² V/R। ठीक है। अब हम पावर की बात करते हैं कि इस कंडक्टर को पुश करने में कितनी पावर लगे। तो पावर जो होगा आपका, जिसे आप P से रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर हो जाएगा F इंटू वी। F कितना है B² L² V इंटू V/R। तो ये हो जाएगा B² L² V²/R। अब हम बात करते हैं कि एनर्जी कितनी लगेगी, एनर्जी इसमें कितनी खपत होगी या ऊर्जा की कितनी खपत होगी इस केस में, जब आप एक मैग्नेटिक फील्ड में जो है एक लूप के एक हिस्से को मूव करा रहे हैं, गति कर। तो ये बराबर होगा I²R के। I² कितना है आपका B² L² B², ये होगा आपका BL V/R इंटू R, और इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर BL V/R का स्क्वायर। तो ये होगा आपका E इक्वल्स टू एनर्जी कितनी है I²R इक्वल्स टू B² L² V²/R² इंटू R, यानी B² L² V²/R। तो ये आपके जो है एनर्जी या ऊर्जा है, ठीक है। और ये आपकी हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी के या तापीय ऊर्जा के फॉर्म में ये डिसिपेट होगी या खपत हो। अब हम चलते हैं एडी करंट की तरफ, यानी भंवर धाराएं क्या होती है। अब हम बात करते हैं एडी करंट यानी भंवर धाराएं। तो भंवर धाराएं क्या होती है। अब जैसे कि आप जानते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है या एरिया में चेंज आता है, तो क्या होता है, किसी भी कॉइल से आपका जो है करंट इंड्यूस होता है या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है, ठीक है, वो उत्पन्न होता है। अब जब हम भंवर धाराओं की बात करते हैं, तो बेसिकली ये आपके जो बड़े बड़े चालक के जो पीसेस होते हैं, यानी चालक के टुकड़े होते हैं, उनमें होते हैं। जब भी बड़े बड़े जो कंडक्टर हैं उसके पीसेस पे जो है मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स जो है वो बदलता है या चेंज होता है, तो उन टुकड़ों पर करंट जो है या धारा जो है वो प्रेरित होती है। और ये जो धारा प्रेरित होती है वो गोल गोल होती है, जैसे कि आपके पानी में गोल गोल भंवरें बनती है, उसी तरीके से जो है इनका आकार होता है या इनका फ्लो होता है, और इसी को हम एडी करंट कहते हैं। तो बेसिकली आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स के बदलने के कारण जो बड़े बड़े आपके धातुओं के टुकड़े होते हैं, उनमें जो भंवरों के रूप में जो है करंट या धारा उसमें प्रेरित होती है, इसी को हम एडी करंट या भंवर धारा कहते हैं। When bulk pieces of conductors are subjected to changing magnetic flux, induced current are produced in them. जब भी बड़े बड़े चालक के टुकड़े उनको मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स में रखा जाता है, जो कि बदल रहा है, चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन देम। इन टुकड़ों में क्या हो जाता है, करंट या धारा प्रेरित होती है। देयर फ्लो पैटर्न रिसेंबल्स स्विलिंग एडीज इन वाटर। इससे हमें पानी की भंवरों की तरह ये जो है इनका पैटर्न होता है, इनका फ्लो होता है। दिस इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय फिजिसिस्ट फौकल्ट एंड दीज करंट्स आर कॉल्ड एडी करंट। और इसको किसने खोजा था, फौकल्ट ने, और इन्हें क्या कहते हैं, हम भंवर धाराएं कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, आपके पास एक कॉइल है, और आप ये जानते हैं कि ये कॉइल जो है, ये जो कुंडली है या कॉइल है, इससे धारा प्रवाहित होगी, करंट फ्लो होगी, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। अब
जब ये लोहे का टुकड़ा या बड़े बड़े जो लोहे के टुकड़े हैं इसके कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने क्या किया है, जो हमारे पास ये प्लेट है, 2 प्लेटें, ये कॉपर की बनी है यानी तांबे की बनी है, और इसे हमने एक सिरे पे लटका है। अब ये जो है इसमें, और साइड में हमने क्या रखा है, चुंबक रखा है। अब ये जब यहाँ पे से इसके बीच से मूव करता है तो आप ये जानते हैं जब ये इसके आगे पीछे यहाँ मूव करेगा तो क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो आपके टुकड़े हैं कॉपर के या तांबे के, ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये आगे पीछे मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो, या ये जो चुंबक है इनके बीच में जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो इनके बीच की जो स्ट्रेंथ है या जो इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो चेंज हो रही है इनके लिए, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, इन टुकड़ों पे जो है गोल गोल या भंवरों के रूप में जो है एडी करंट या भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही, ठीक है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, आप ये जानते हैं ये मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में उत्पन्न हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। जब ये इस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जाते हैं तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है, फिर धीरे धीरे कम होता है, फिर बिल्कुल कम, फिर ये वापस आते हैं, मूव कर रहे हैं, आगे पीछे गति कर रहे हैं, तो फिर ज्यादा हो जाता है, ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे करके कम होता है, यानी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, जिस कारण इन टुकड़ों में क्या हो रहा है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही है। एडी currents are generated in the copper plate while entering and leaving the region of magnetic field. अब जो कॉपर की प्लेट है, तांबे की जो प्लेटें हैं, उनमें एडी करंट उत्पन्न होता है जब ये प्लेटें मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र में आती हैं या उसे छोड़ती हैं। अब इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, इसके सरफेस को छोटा कर देते हैं, यानी जो प्लेट है उसके बीच में स्लिट्स बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है, स्लिट्स बना देते हैं, और ये जो स्लिट वाली प्लेट इस चुंबक के बीच में आगे पीछे गति करती है, तो क्या होता है, उनका एरिया कम हो जाता है, जिस कारण जो एडी करंट है वो कम उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसको क्या कर देते हैं, हम एरिया को छोटा कर देते हैं, इसमें बीच में स्लिट्स बना। Cutting slots in the copper plate reduces the effect of eddy current. यानी जो कॉपर प्लेट है उसमें जो हम स्लिट्स बनाते हैं वो क्या करता है, एडी करंट को कम कर देता है। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कॉन्सेप्ट को देखा, इसका एनर्जी कंसिडरेशन देखा, इसके साथ साथ हमने एडी करंट के कॉन्सेप्ट को समझा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।